सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक केस आया। उस ऐतिहासिक केस के विषय में जानने की आवश्यकता हमको सबको रहती है। ऐतिहासिक केस है क्या? एक्चुअली भारत के प्रधानमंत्री हर वर्ष सन 1950 से लेकर अभी तक हर वर्ष अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जो स्थान है वहां पर एक चादर भेजते हैं। इस बार भी परंपरागत रूप से जो 75 साल से चला आ रहा है, हर वर्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से वो जाता है। प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन वो एक परंपरा बन गई है 75 साल की कि हर वर्ष वहां पर एक चादर जाती है और प्रधानमंत्री की तरफ से चादर जाती है। इस बार भी प्रधानमंत्री ने चादर भेजी। प्रधानमंत्री के चादर भेजते ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत राष्ट्रवादी व्यक्ति लोगों को दिखते हैं। ये उनको लगता है कि भाई राष्ट्रवादी हैं, इन विषयों पर वो काम कर सकते हैं। हरियाणा का फ्लेवर दूसरा है, हरियाणा का विचार दूसरा है, इसलिए वो इन विषयों पर काम कर सकते हैं या इन विषयों पर वो ऑर्डर कर देंगे। उनकी अदालत में वो केस फाइल किया गया। केस फाइल होने के बाद कोर्ट के सामने मेंशन भी किया गया, क्योंकि वेकेशनल बेंच चल रही है या जो स्पेशल बेंच जिसको कहा जा रहा है, स्पेशल बेंच चल रही है और स्पेशल बेंच में मेंशन किया गया और ये कहा गया कि तत्काल इस पर ऑर्डर किया जाए, तत्काल इस पर सुनवाई की जाए और सुनवाई करके इसको रोका जाए। अब उसमें एक केस का भी हवाला दिया गया है। इस विषय पर हम लोग पूरी चर्चा अभी करेंगे कि आखिर ये परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके बीच का कानूनी बैकग्राउंड क्या है, भारत पाकिस्तान का समझौता इसमें क्या क्या हुआ और भारत पाकिस्तान के कितने समझौते अजमेर शरीफ को लेकर हुए हैं या इस तरह की व्यवस्था को लेकर हुए हैं। इसमें वक्फ बोर्ड का उदय कैसे होता है, इसमें पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट बोर्ड का उदय कैसे होता है, इसमें इवेक्यू प्रॉपर्टी बोर्ड का उदय कैसे होता है और यहां जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन वक्फ की संपत्तियों में इन समझौतों का क्या प्रभाव है और वक्फ कैसे अवैध है। जो वक्फ एक्ट या वक्फ बोर्ड बना हुआ है वो कैसे भारत पाकिस्तान समझौते के आधार पर अवैध है। इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे और वो पूरी श्रृंखला यहां तक लेकर आएंगे कि आखिर आज तक प्रधानमंत्री कार्यालय से ये कैसे चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बंटवारा रिलीजन के आधार पर हुआ था। वोट पड़ा था 85% या 87% लोगों ने वोट दिया था मुसलमानों ने कि उन्हें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, जबकि संविधान बनने की प्रक्रिया उस समय चल ही रही थी और जिनको पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए। अब नेहरू जी ने उस समय एक कानून पास कर लिया और उस कानून एक रेजोल्यूशन पास किया और यह कहा कि सारे मुसलमान चूंकि पाकिस्तान नहीं चाहते थे, इसलिए सभी मुसलमानों के लिए हम सभी मुसलमानों को यहां से कैसे भेज दें। पाकिस्तान में भी यही बात आई। तो फिर नेहरू जी के उस रेजोल्यूशन पर भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर मुसलमान और हिंदू रोके गए। इसके पीछे नेहरू लियाकत अली समझौता हो गया और नेहरू लियाकत अली समझौते में यह कहा गया कि जो माइनॉरिटी दोनों देशों में है उन माइनॉरिटीज को रोका जाएगा, उन माइनॉरिटीज का संरक्षण किया जाएगा। प्रॉपर्टी का विषय इसमें आता है कि प्रॉपर्टी का आखिर क्या होगा। अब प्रॉपर्टियां तो भारत में तमाम तरह की रिलीजियस प्रॉपर्टियां मुसलमान तो रहते ही थे, तो फिर उन्होंने मस्जिदें बना रखी थी, उन्होंने वहां यहां पर मजारें बना रखी थी, तमाम तरह की दरगाहें बना रखी थी और इसके अतिरिक्त मदरसे बना रखे थे, इमामबाड़े बना रखे थे, ईदगाह बना रखे थे। अब ये उस समय की बात है जब 1947 से पहले का मामला आता है। 1947 के बाद की प्रक्रिया क्या है? 1947 में रिलीजियस आधार पर बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान मुसलमान जो कि भारत में सार्वजनिक प्रॉपर्टी, मुसलमानों की दो तरह की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को हम उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कहते हैं, एक प्रॉपर्टी को हम सार्वजनिक प्रॉपर्टी कहते हैं। हिंदुओं की भी वैसी ही होती। सार्वजनिक प्रॉपर्टी मतलब हमारे यहां गुरुद्वारे बने हुए हैं, हमारे यहां मंदिर बने हुए हैं, हमारे यहां ट्रस्ट बने हुए हैं, हमारे यहां तरह तरह के मठ मंदिर बने हुए हैं, ये सभी के सभी सार्वजनिक संपत्ति आती है। हालांकि मुस्लिम प्रॉपर्टी के मामले में यह कहा जाता है कि वो लीगल पर्सनालिटी नहीं होती, वो केवल स्थान है, जबकि हिंदू मंदिरों के मामले में जजमेंट हैं, जिन जजमेंटों में यह कहा गया कि ये जो है वो लीगली भगवान वहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए भगवान या डाइटी की संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही इस विषय पर जजमेंट भी दिया है, ऑर्डर पे किया कि डाइटी का पैसा है, डाइटी ही उसमें सब कुछ होते हैं। ट्रस्ट भी डाइटी के उद्देश्यों के खिलाफ नहीं चल सकता और ना ही सरकार उसमें इंटरवीन कर सकती इन प्रॉपर्टियों में। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, जब हिंदुस्तान बन गया, तो सारे हिंदू वहां से यहां आने थे, पाकिस्तान सारे मुसलमान जाने थे और ये जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो सार्वजनिक संपत्तियां भारत की और उधर पाकिस्तान की हो गई। व्यक्तिगत संपत्तियों के विषय में जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, जो वेक्यू प्रॉपर्टी कही गई, वो व्यक्तिगत संपत्तियों का सेटलमेंट होना था हिंदुस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गया, जो चला गया, उसका सेटलमेंट
हो गया, जो रह गया उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, लेकिन सार्वजनिक प्रॉपर्टियां सारी की सारी पाकिस्तान उसी के लिए बना, इसलिए पाकिस्तान चली गई और हिंदुस्तान में वो रह गया। ये इसकी पृष्ठभूमि है। जब नेहरू लिया का समझौता हो गया तो उस समझौते के तहत रोक लिया गया, लेकिन फिर भी अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो सार्वजनिक संपत्तियां मुसलमानों की हैं, उन संपत्तियों का क्या होगा, क्योंकि वो तो भारत सरकार लीगली हो गई, और उधर उन संपत्तियों का क्या होगा जो हिंदुओं की हैं और बड़े स्थान हैं। ऐसी परिस्थिति में एक और समझौता होता है और उस समझौते को मिर्जा पंत समझौता कहा जाता है। मिर्जा पंत समझौते के तहत हिंदुस्तान में कुछ प्रॉपर्टियां मुसलमानों की संरक्षित की गई और पाकिस्तान के अंदर कुछ संपत्तियां हिंदुओं की संरक्षित की गई, जिसमें मठ हो सकते थे, जिसमें गुरुद्वारे थे, जिसमें मंदिर थे और तमाम तरह की प्रॉपर्टियां थी। लेकिन वो संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी जिनका लीगली पार्टीशन में संरक्षण होना था, यानी कि भारत और पाकिस्तान ने मिलकर वो समझौता किया और उस समझौते के तहत ये संपत्तियों का संरक्षण होना है। ये संपत्तियों का संरक्षण होने के बाद या इन संपत्तियों का नाम आने के बाद, इसीलिए सन 1955 में बाकायदा ये समझौता 1955 में होता है और 1955 में ही दरगाह कमेटी अजमेर बनाई जाती है। दरगाह कमेटी एक्ट बाकायदा पार्लियामेंट पास करता है, दरगाह कमेटी एक्ट 1955। ये जो दरगाह कमेटी एक्ट 1955 है, इसमें आज तक नियुक्तियां भारत सरकार करती है, इनके खादिमों की नियुक्तियां भारत सरकार, और ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये बाकायदा गजट होता है। भारत सरकार के गजट डिपार्टमेंट में इसका गजट होता है कि वहां खादिम कौन होगा, क्योंकि भारत में उस पर कानून बनाया गया था, कानून बनाकर उसको संरक्षित किया गया था। दरअसल ये संपत्तियां भारत सरकार की संपत्तियां थीं, तो पाकिस्तान को लगा कि ऐसा ना हो कि भारत सरकार इनको सब जोत कर पाट दे और हिंदुस्तान के अंदर जो उनका वापस आने का सपना, जो जिन्ना ये पाल कर सपना गया था कि वो दारुल इस्लाम बनाएगा, हिंदुस्तान को फतेह करेगा, पाकिस्तान एक भूमि का टुकड़ा उसको मिल जाए और उस भूमि के टुकड़े से वो लोगों को तैयार करेगा, लोगों को तैयार करके हिंदुस्तान को फतेह करेगा। ये लेकिन भारत में मुसलमान कैसे जीवित रहेगा? तब फिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि भारत में प्रॉपर्टियों का संरक्षण, पहले 1953 में एक समझौता हुआ, पहले 1951 में एक समझौता हुआ, फिर 1953 में एक समझौता हुआ, फिर 1955 में बाकायदा एक समझौता हुआ जिसको पंत मिर्जा समझौता कहते हैं, फिर एक प्रोटोकॉल 1974 में जारी हुआ। आप सोचिए, एक प्रोटोकॉल भी 1974 में जारी हुआ। इसी केस को, चूंकि ये भारत सरकार, दरगाह को भारत सरकार मैनेज करने लगी थी और भारत सरकार ने इसका संरक्षण का जिम्मेदारी लिया था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की थी, वो तो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल समझौते के तहत भारत सरकार ने इस पर दरगाह एक्ट बना दिया था, दरगाह कमेटी अजमेर एक्ट बना दिया था 1955 में। इसलिए इस एक्ट को चैलेंज भी किया गया था उस समय और इसका नाम था दरगाह कमेटी अजमेर वर्सेस सईद हुसैन अली। दरगाह कमेटी अजमेर वर्सेस सईद हुसैन अली, AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट 1402। हाई कोर्ट ने इस मामले में यह कह दिया था कि भाई ये जो दरगाह कमेटी है, ये प्राइवेट रिलीजियस मामलों में कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, भारत एक सेकुलर देश है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट दरगाह कमेटी लेकर आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, इस मामले में यह कहा कि भाई ये 17 मार्च 1961 का फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने पर, ये जो अजमेर दरगाह का मामला है वो मोइनुद्दीन चिश्ती का है और ये ख्वाजा परंपरा से आते हैं, ये कोई रिलीजियस स्थान नहीं है, आर्टिकल 26 का उल्लंघन नहीं होता है, ये व्यक्तिगत रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये नॉन रिलीजियस संपत्ति। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये नॉन रिलीजियस, ये रिलीजन का जो दरगाह है ये रिलीजन का हिस्सा नहीं है, ये तो भारत और पाकिस्तान के समझौते की वजह से संरक्षित की गई इमारत है। और संरक्षित की गई, केवल एक इमारत संरक्षित नहीं की गई थी, उनका हवाला भी हमको जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी संपत्तियां इसमें संरक्षित की गई थी। ये जो संपत्तियां संरक्षित की गई थी उनके विषय में जिस दिन हमको पता लगता है तो ऐसा महसूस होता है कि वाकई में हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया। देखिए, जो समझौता हुआ, अभी अगर समझौते को भी पूरा पालन कर लिया जाए, नेहरू जी जो खेल खेल गए वक्फ बोर्ड बनाकर, वो भी समझने की आवश्यकता है। उससे पहले 1913 का वक्फ वैलिडेशन एक्ट था, यानी कि वक्फ को लीगल पर्सनालिटी घोषित किया था अंग्रेज ने और कहा था वक्फ जो है वो अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है। पहले, इससे पहले वक्फ की प्रॉपर्टी किसी और के नाम हुआ करती थी। अभी हजरत निजामुद्दीन औलिया
की दरगाह जो दिल्ली में है उसको संरक्षित इसमें किया गया इस समझौते के तहत। और इस समझौते के तहत ही हजरत अमीर खुसरो की जो दिल्ली में दरगाह है उसको संरक्षित किया गया था। हजरत अमीर खुसरो के बाद अल्फ सानी दरगाह सरहिंद शरीफ पंजाब में इसको संरक्षित घोषित किया गया था उस समझौते में। हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर दरगाह जिसको कल्याण शरीफ उत्तराखंड में कहा जाता है इसको संरक्षित किया गया था। और इन दरगाहों को बाकायदा संरक्षण मिला था भारत पाकिस्तान के एग्रीमेंट से। अब दूसरी बात, पाकिस्तान में जो जगह थी उनमें भी शादानी दरबार हयात पिताकी जिसको कहा जाता है, कटास राजधाम इसको संरक्षित किया गया था, गुरुद्वारा ननकाना साहिब जिसका प्रकरण ये चल रहा है उसको संरक्षित किया गया था, गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल पंजा साहब हसन अब्दाल में है उसको संरक्षित किया गया था। आप इमारतें देखकर आपको ये पता लग रहा होगा कि वाकई में ये इमारतें ये कितनी संरक्षित, वहां पर कितनी समृद्ध इमारतें थी। यहां पर जो कबाड़ पड़ा था उसको संरक्षित भारत सरकार ने किया। वहां जो हमारी आलीशान बिल्डिंगें हुआ करती थी, आलीशान मंदिर और गुरुद्वारे हुआ करते थे, उनको भी संरक्षण मिला। गुरुद्वारा देरा साहिब लाहौर में इसको संरक्षण मिला। ये वो जगह हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में संरक्षित घोषित की गई थी। अब देखिए इन मामलों में अजमेर शरीफ से लेकर और हमने जो निजामुद्दीन औलिया की बात करी, अमीर खुसरो की बात की, ये जो 5-7 प्रॉपर्टियों की बात करी, ये प्रॉपर्टी और ऐसी ही उधर भी संरक्षित की गई। ये दोनों देशों ने जब उन्होंने दबाव बनाया, उन्होंने हमसे कहा कि भाई संरक्षित करना है, मुसलमानों की संपत्तियां दरगाहों को संरक्षित करना है और इसमें मुसलमान इबादत कर सकें और पाकिस्तान में जिनकी आस्था है, जो लोग पाकिस्तान चले गए जिनकी आस्था है, उनको यहां आने की अनुमति के लिए फिर हमने 1974 में एक प्रोटोकॉल जारी किया था। 1974 में प्रोटोकॉल से पहले यह तय हो गया था कि वाकई में प्रॉपर्टियां इधर से उधर इन प्रॉपर्टियों का संरक्षण भारत सरकार कैसे करेगी। अब देखिए इन प्रॉपर्टियों के संरक्षण को भारत सरकार ने उस समय क्या किया कि अजमेर वाली दरगाह के लिए कानून बना दिया, क्योंकि यह भारत है, यह भारत सरकार हो गई। पार्टीशन के बाद कोई थ्योरी नहीं है। पार्टीशन के बाद जो लोग भी कहते हैं यह दरगाह 1915 की थी, कोई कहता है ये 1803 की है, कोई कहता है 1504 की है, कोई कहता कि वो अकबर ने बनाई थी, कोई कहता बीरबल ने बनाई थी, कोई कहता औरंगजेब ने बनाई थी। ये सब पार्टीशन थ्योरी को पर अगर ध्यान देंगे तो पार्टीशन थ्योरी के अनुसार ये सब भारत सरकार हो गई। इसमें किसी का कोई रोल नहीं रहा। जितने लोग इन दरगाहों पर जाने वाले थे, जितने इन इमारतों में जाने वाले थे, जितने इन मस्जिदों में जाने वाले थे या फिर इमाम बाड़ों में जाने वाले थे, वो सब पाकिस्तान चले गए। लीगली पाकिस्तान को 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी हमने। जब 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को चली गई, इसका मतलब यह था कि अब हिंदुस्तान में जो जमीन है वो सब भारत हो गई और इन जमीनों को संरक्षित किया गया। इन जमीनों को संरक्षित किया गया, एग्रीमेंट करके संरक्षित किया गया। उस एग्रीमेंट के तहत ही हम इन संपत्तियों को संरक्षण यहां पर देते हैं, अन्यथा इन संपत्तियों को भी संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं बता दूं, फिर से गिनिए, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, हजरत अमीर खुसरो की दरगाह, हजरत मुजुद्दीन अल्फ सानी सरहिंदी की दरगाह, हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की खरजा की वो ये 5 इमारतें, पूरे देश में केवल 5 इमारतें, जो 10 लाख एकड़ जमीन की बात कही जा रही है कि ये जमीन वो वक्फ बोर्ड की है, सारा झूठ। क्योंकि एग्रीमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उस एग्रीमेंट 1955 के तहत सिर्फ 5 इमारतें हमने यहां संरक्षित की हैं। और इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी शादाबी दरगाह, श्री दरबार, श्री कटास राजधाम, गुरुद्वारा ननकाना साहब, पंजा साहिब और देरा साहिब, 5 प्रॉपर्टियां भारत में और 5 प्रॉपर्टियां पाकिस्तान में हमने संरक्षित की। ये एग्रीमेंट के तहत किया, क्योंकि भारत लीगली भारत हो गया है, लीगली वो पाकिस्तान हो चुका है। इसलिए भारत चूंकि हिंदुओं का बचा, ये वो बुलडोजर लगाकर उसको इनको सबको साफ भी कर सकता था। पाकिस्तान ने यही किया, उन्होंने सब साफ की। जो 5 संरक्षित इमारतें हैं उनको छोड़कर सारी इमारतें मोस्टली उन्होंने बराबर कर ली। भारत में भी ऐसा ही करना था, लेकिन हमने क्या किया कि और इसको फॉलो करने के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 1955 का कानून बनाया। बाकी जो 4 इमारतें बची, जिसमें निजामुद्दीन औलिया की बस्ती है, अमीर खुसरो की बस्ती, ये जो बाकी 4 इमारतें बची, इन 4 इमारतों को बाकायदा हमने वक्फ बोर्ड बना दिया।
अब सवाल 1955 का ही है, क्योंकि यह समझौता 1955 में ही हुआ। 1954 में भारत सरकार ने कहा इन संपत्तियों को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो नेहरू जी ने कहा इसका एक बोर्ड बना देते हैं जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। तब वक्फ अधिनियम 1954, पिछला वाला जो 1913 की बात आती है, 1933 की बात आती है, वो वक्फ वैलिडेशन एक्ट है, अभी बोर्ड नहीं बना था। अब वक्फ बोर्ड बनाकर इसको संरक्षित किया जाएगा, जो भारत सरकार की इवेक्यू प्रॉपर्टी कर सकती थी या कस्टोडियन कर सकता था। पाकिस्तान ने इन्हीं सारी संपत्तियों को रखा, पाकिस्तान ने अपने यहां इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बनाया, और उस बोर्ड ने जो संपत्तियां थी वो दोनों ही मैनेज की। वो 5 संपत्तियां जो संरक्षित की गई थी ननकाना साहब सहित, वो और बाकी की जो हिंदू की संपत्तियां थी, जो वहां सार्वजनिक संपत्तियां छोड़ी गई थी, वो सारी एक ही बोर्ड ने किया, और उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियां सब जोत बोकर बराबर कर दी, उन पर इमारतें खड़ी कर दी, उनको खत्म कर दिया। 5 संरक्षित इमारतें जो भारत पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत बनी थी वो आज भी हैं। भारत में भी 5 इमारतें ही केवल भारत पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत बचनी चाहिए थी, बाकी तो पार्टीशन में जितनी सार्वजनिक संपत्ति थी उसके लिए पाकिस्तान बन गया। हिंदुस्तान में मुसलमान को ऑप्शन दिया गया कि वो यहां रह सकता है। उसने क्या किया, और नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने 1954 का वक्फ बोर्ड बनाकर ये 4 जो बाकी संपत्तियां थी ये भी वक्फ बोर्ड को दी, और बाकी देश की सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी। ये 5 संरक्षित थी, सब वक्फ बोर्ड को दे दी, और आज समस्या खड़ी होती। तब से अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से अजमेर शरीफ में बाकायदा बोर्ड गठन होता है, और बोर्ड गठन करके वो उसका जो खादिम वगैरह है उनका नियुक्ति भी होती है। गजेटेड ऑफिसर होता है, वो गजट से पास होता है। मैं मानता हूं कि वो संरक्षित इमारत है, वो भारत पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत संरक्षित है, इसलिए उसको भारत सरकार को बचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उन 5 इमारतों को। लेकिन जो बाकी की 9 लाख इमारतें हैं, वो इमारतें तो भारत सरकार लीगली है, और भारत सरकार लीगली होने के नाते ऐसा। अब जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो उसमें ये 1961 वाला जो जजमेंट है ना, अजमेर शरीफ अजमेर दरगाह कमेटी का, ये दरगाह कमेटी अजमेर का जो जजमेंट है ये बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें डिक्लेयर करता है नहीं ये सेकुलर पर्पस है, सूफी कोई रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये रिलीजन ये भारत पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत बचा है, इसलिए इसका संरक्षण होना चाहिए, और ये जमीन रिलीजन से जुड़ी नहीं है, इसलिए आर्टिकल 25, 26 का संरक्षण इसको नहीं मिल सकता। या